हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के हम पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास ये थर्ड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ बॉडी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो किसी भी बॉडी की अगर हम डायमेंशंस को बदल दें टेम्परेचर को बढ़ाने पर, मीन्स अगर मेरे पास एक बॉडी है और अगर मैं इस बॉडी को टेम्परेचर दूं तो टेम्परेचर देने पर इस बॉडी की डायमेंशंस में कितने चेंजेस आएंगे या उसका डायमेंशन कैसे चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड योर थर्मल एक्सपेंशन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ देखते हैं। ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। ये ग्राफ हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आर हमारे पास क्या है, आर इज द इंटर एटॉमिक, आर इज नथिंग बट योर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। एंड व्हाट इज पीई, पी डॉट ई, पी डॉट ई मीन्स योर पोटेंशियल एनर्जी, पी डॉट ई मीन्स योर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्राफ का यहां पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर नॉट। क्या होता है, आर नॉट डिस्टेंस होता है। तो आर नॉट डिस्टेंस पर क्या होता है कि आर नॉट डिस्टेंस पर यहां पे एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहीं देखने को मिलती है। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी शेप का है, ठीक है, चाहे वो 3D में है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में, किसी में भी है। तो अगर हम उसकी डायमेंशन को बदलें, कैसे बदल सकते हो, या तो आप उसे पुश करो या तो आप उसे पुल करो। तो या तो ऐसे बदल सकते हो सॉलिड की डायमेंशंस, या फिर आप क्या करो, उसे टेम्परेचर दो, टेम्परेचर देने पर उसे हीट मिलेगी तो उसकी डायमेंशन बदल जाएंगी। अब बात करते हैं कि अगर मैं किसी सॉलिड को टेम्परेचर दूं तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इतनी बात हमें पता है कि सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशंस पर। दे ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस। तो वाइब्रेशन कैसे होती है उनकी, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन, ऐसे या फिर ऐसे, टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होती है। और हम इतनी बात भी जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, तभी वो सिस्टम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। जैसे कि हम सरफेस टेंशन में भी पढ़ते हैं कि सरफेस टेंशन में जो सरफेस होगा लिक्विड का, उसकी सबसे मिनिमम एनर्जी होती है। जैसे आपको याद होगा कि ऐसे हम अगर पानी की ऊपर वाली लेयर को देखें तो वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, और यहां पे जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मिनिमम एनर्जी होती है, उनकी मिनिमम एनर्जी होती है। क्लियर होगी इतनी बात। तो इसका मतलब ये वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन पे, ठीक है भाई। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या चीज इंक्रीज होती है, हमें अच्छी तरीके से पता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पार्टिकल्स और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। इन्हीं पार्टिकल्स की तेज वाइब्रेशंस की वजह से जो बॉडी है उसकी डायमेंशंस में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर डायमेंशंस में चेंज आएंगे तो बॉडी के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आर पे भी फर्क पड़ेगा। ये जो आर नोट है ये क्या है, ये बेसिकली आर नोट क्या है कि अगर मान लो मैं किसी सॉलिड बॉडी को दो एटम्स को ऐसे, मान लो ये एक एटम, ये एक एटम, ये, और मैं उसे एक स्प्रिंग से उनके बीच में लगने वाली फोर्स को अगर डिनोट कर दूं, मान लो ये सॉलिड बॉडी है ना, सॉलिड बॉडी के अंदर कोई 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में मैं एक स्प्रिंग से एक फोर्स को डिनोट कर दूं कि ये जो स्प्रिंग है वो एक फोर्स है उनके बीच में लगने वाली। अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो ये स्प्रिंग बाहर की तरफ जाएगा। मान लो ये हमारे पास स्प्रिंग 2 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, इसको प्रेस किया तो अब क्या होगा, ऐसे करने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस किया है, आपने उसकी डायमेंशन बदली है। तो आप जब उसे कंप्रेस करोगे
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब रहेगी? मिनिमम तब रहेगी जब उसके बीच का डिस्टेंस आर नॉट रहेगा। क्या रहेगा? आर नॉट रहेगा। अब वो आर नॉट डिस्टेंस कब होगा? देखो जैसे यहां पे दोनों लाई कर रहे हैं तो आर नॉट बीच का डिस्टेंस है, अभी ये स्टेबल है, अभी क्या है, ये स्टेबल है भाई, खुश हैं, एकदम स्टेबल है। अगर आप इसे छेड़ोगे, मतलब अगर आप इसके डिस्टेंस को घटाओगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। या फिर आप इसको इस तरफ के से पुल करोगे, दोनों को दूर करोगे, तो भी इसके आर नॉट डिस्टेंस पे असर होगा और इसकी तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप डायमेंशंस को चेंज कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो इंटरएटॉमिक डिस्टेंस भी चेंज होगा। लेकिन सिस्टम क्या चाहता है कि भाई मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहूं। तो अगर सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहता है तो इसका मतलब उसके लिए डिस्टेंस कितना है? आर नॉट, जो कि आपको ग्राफ में विजिबल है। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की थी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के लेक्चर सीरीज के अंदर, तो आप वहां जाके भी इसको देख सकते हो। तो यहां पे जो भी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग बढ़ती जा रही है टेम्परेचर देने पर, वही हमारा रीजन होता है थर्मल एक्सपेंशन का। वही हमारा रीजन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन का। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इसके अलग अलग डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो थर्मल एक्सपेंशन का टाइप आता है, दैट इज योर लीनियर एक्सपेंशन। सो फर्स्ट इसका जो टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द लीनियर एक्सपेंशन। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो चैनल है ये बेसिकली फॉर सीबीएसई एंड एचपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादातर उसी का सिलेबस हम कवर करेंगे। तो जितने भी सीबीएसई के और एचपी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो इस लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको बता रहा हूँ चीज़ें। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है और वो लीनियर है। लीनियर मतलब वन डायमेंशन में है। लीनियर मतलब वन डायमेंशन में, जैसे कोई रोड है, मान लो एक सिंपल रोड है, मान लो इसकी लेंथ एल है। क्या है इसकी लेंथ? एल। आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने पर क्या हुआ? इसकी लेंथ बढ़ गई, इसकी लेंथ बढ़ गई। मान लो बढ़कर इसकी लेंथ जो नई लेंथ हो गई वो एल डैश हो गई, और इतनी लेंथ बढ़ी इसकी, ये बढ़ गई डेल्टा एल लेंथ। यहां से यहां तक इसकी लेंथ देखो बढ़ गई है, पहले इतनी थी, अब बढ़कर डेल्टा एल बढ़ गई। और तो जो न्यू लेंथ होगी वो कितनी होगी? मतलब एल डैश को क्या हम लिख सकते हैं भाई? एल प्लस डेल्टा एल। एल डैश को क्या लिख सकते हैं? एल प्लस डेल्टा एल। क्लियर है बात? और मान लो कि मैंने जो टेम्परेचर चेंज किया है वो है डेल्टा टी। मतलब पहले मैंने टेम्परेचर मान लो 0 था, उसके बाद मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल वाला टेम्परेचर। 0 था इनिशियल, और फाइनल वाला मान लो आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया। क्लियर है? अब क्या होगा कि जो मेरा डेल्टा एल है, यानी कि जो चेंज इन लेंथ हुई है लीनियर बॉडी में, वो किस वजह से हुई है? तो वो हुई है सबसे पहले जो चेंज इन टेम्परेचर है उससे, और साथ में जो लेंथ एल है उससे। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली बात याद रखना, एल के, जो उसकी पहले शुरुआत में जो उस बॉडी की लेंथ थी वो। और नंबर 2 पर डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। मतलब डेल्टा एल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एल पे और डेल्टा टी पे। एल पे जो शुरू में उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो वी विल गेट एल डेल्टा टी। अब यहां से जब हम एक चीज़, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है, अगर मैं इस वैल्यू को यहां से हटा दूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू को हटा दूं, तो वी विल गेट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल डेल्टा टी। एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड योर कोफिशिएंट ऑफ linear expansion. This alpha is called your coefficient of linear expansion. इस अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो आई विल गेट डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर निकाल लें तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अब अगर मुझे इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? देखना जरा, अगर मुझे इसे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? तो मैं कहूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ। डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ। सो डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, या आप लिख सकते हो अल्फा इज डिफाइंड एज
अल्फा इज डिफाइंड एज, व्हाट विल यू राइट, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट पर यूनिट original length and per unit rise in temperature. पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. तो अल्फा क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. अब ये जो पर यूनिट का मतलब है, इसका मतलब क्या है? पर यूनिट का मतलब है कि अगर मैं किसी रॉड की लेंथ को 1 मीटर ले लूं, क्या ले लूं, यूनिट का मतलब 1 मीटर, और मैं अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं, क्योंकि पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर बोला, तो भाई पर यूनिट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है. पर यूनिट का मतलब है 1. ठीक है. तो अगर आप किसी 1 मीटर लेंथ वाली रोड का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसके अंदर जो लेंथ में चेंज आएगा, उसके अंदर जो डेल्टा एल में चेंज आएगा, यानी कि जो उसकी लेंथ बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अल्फा के बराबर. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं, देखो अल्फा हो जाएगा डेल्टा एल के बराबर, जब नीचे मैं 1 इंटू 1 कर दूं, मतलब इसको भी 1 डाल दूं, इसको भी 1 डालूं, तो वही हमारी हो जाएगी डेल्टा एल की वैल्यू. वही क्या हो जाएगी हमारी डेल्टा एल की वैल्यू. समझ गए? 1 मीटर रोड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओ, तो जितनी लेंथ में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड योर अल्फा. जितना लेंथ में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड योर अल्फा. बट इट इज वैलिड ओनली फॉर द 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक रोड. क्लियर होगी बात? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं. क्लियर है भाई? दूसरी बात, अगर इसकी यूनिट पूछ ले आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? पर डिग्री सेल्सियस. क्यों? क्योंकि भाई लेंथ से लेंथ तो कट गया, बचा क्या नीचे टेम्परेचर, तो इसकी कितनी होती है, डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स. क्लियर है? अब मान लो कि अगर मैं यहां पे अल्फा की वैल्यू लिखूं स्टील के लिए, अल्फा की वैल्यू स्टील की तो होगी 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस. तो अल्फा की वैल्यू इतनी होती है, यानी कि अगर आप 1 मीटर लंबी स्टील की रोड को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसके अंदर इतना चेंज आएगा, उसके अंदर इतना चेंज आएगा. क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लीनियर एक्सपेंशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज योर सरफेस, या सीधा लिख लो एरिया एक्सपेंशन. सरफेस एरिया एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन, क्या बोलेंगे इसको, एरियल एक्सपेंशन. ठीक है. मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, उसका सरफेस एरिया एस है. ठीक है. आपने उसको हीट किया, तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया इसका कुछ ऐसे, और मान लो जितना सरफेस एरिया बढ़ा है वो है डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तभी तो मेरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. पहले एस था, फिर डेल्टा एस हो गया. तो मैं फिर से कहूंगा कि जो डेल्टा एस है मेरा, वो डिपेंड करेगा जो ओरिजिनल सरफेस एरिया था, और डेल्टा एस डिपेंड करेगा जो आपने चेंज इन टेम्परेचर किया है. ठीक है. दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस डेल्टा टी, और डेल्टा एस इज इक्वल टू बीटा, यहां पे कांस्टेंट मानकर हो जाएगा ये. नाउ व्हाट इज बीटा? बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन. क्लियर होगी बात? बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन एस डेल्टा टी. तो यहां से अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि चेंज इन एरिया, चेंज इन, व्हाट इज बीटा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, चेंज इन एरिया
पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन एरिया, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो यानी कि बीटा की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो डेल्टा एस के बराबर है अगर मैं नीचे दोनों को 1 1 पुट कर दूं, मतलब इसको भी और इसको भी 1 1 के बराबर पुट कर दूं तो बीटा डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो बीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। अब ये माना गया है कि जो बीटा है वो 2 गुना होता है अल्फा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये बात आप याद कर लो। इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, इसको प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। अभी फिलहाल याद रखो बीटा 2 अल्फा हो जाए, 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने अल्फा स्टील के लिए अभी आपके सामने लिखा था 1.2 इंटू 10 की पावर -5, ये तो 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2.4 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा की वैल्यू सॉरी कितनी, बीटा की वैल्यू स्टील के लिए 2 गुना हो जाएगी। तो आप अल्फा की याद कर लो, बीटा की अपने आप याद हो जाएगी। सिंपल बात है। तो अल्फा की याद कर लो, बीटा की अपने आप याद हो जाएगी। तो बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो मैंने एरिया लिया है एस, वो 1 मीटर स्क्वायर था। कितना था? 1 मीटर स्क्वायर था। और टेम्परेचर कितना बढ़ाया? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्लियर होगी बात? तो ये था हमारा सेकंड टाइप, एरियल एक्सपेंशन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कई बार एरियल एक्सपेंशन को हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कई बार अब इसे हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कह देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास थर्ड टाइप, दैट इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्ड टाइप इज वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाउ वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम कौन सी बॉडी लेंगे यहाँ पे? तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम लेंगे एक क्यूबिकल बॉडी, यानी कि जिसका क्या होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, यानी कि मतलब वो 3D शेप में होगी। कैसे होगी? 3D शेप में होगी, ठीक है। तो 3D शेप में हम क्या ले सकते हैं? 3D शेप में हम एक क्यूब ले सकते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या आ गया? क्यूब आ गया, ये क्यूब आया हमारे पास, ठीक है। और मान लो इसकी वॉल्यूम V थी। जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने पर मान लो वॉल्यूम बढ़ा डेल्टा V। डेल्टा V उसका वॉल्यूम बढ़ गया। सो वी कैन राइट कि टेम्परेचर मैंने T दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा V है वो डिपेंड करेगा V पे, और डेल्टा V डिपेंड करेगा टेम्परेचर T पे। T मतलब डेल्टा T पे। तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, वी विल गेट V डेल्टा T, और वी कैन राइट डेल्टा V इज इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T, and the value of gamma is delta V upon V delta T। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इसका? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं इसको 1 मीटर क्यूब मान लूं और इसको 1 डिग्री सेल्सियस मान लूं, तो गामा शुड बी इक्वल टू डेल्टा V। एक बात याद रखना, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो लार्जली डिपेंड करती है, लार्जली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। कैसे? जैसे मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, अगर इस तरफ मैं ले लूं 300 केल्विन, 500 केल्विन, और यहाँ पे ले लें हम इसका डेल्टा V, और इस तरफ को ले लें टेम्परेचर, तो आप देखोगे कि ये जो है ग्राफ पहले इस तरीके से जाके फिर यहाँ पे 500 केल्विन पे कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स कि डेल्टा V की वैल्यू जो है वो 500 केल्विन के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे डेल्टा V की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसे आएगा जिसके बाद डेल्टा V बढ़ना बंद हो जाएगा और वो हो जाएगा कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जहां पे डेल्टा V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। फिर वो आगे और एक्सपेंशन जो है वॉल्यूम वाली वो नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी बात, गामा जो है वो 3 गुना होता है अल्फा के। यानी कि अगर मैं अल्फा आपको कहूं स्टील के लिए कितना था, तो आप बोलेंगे सर 1.2 इंटू 10 की पावर -5 था। तो अगर मैं आपसे पूछूं गामा बताओ, तो आप गामा को 3 से गुना कर दो, 3.6 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, तो 3 टाइम्स होगा। तो इसकी जो डेरिवेशन है इस रिलेशन की, और जो बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ अल्फा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसकी डेरिवेशन, और वो पक्का बोर्ड में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछता है। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।